मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS मंथन 88 पे। और आज हम जो है संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 2 है उसका भाग हम लोग 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 5 देखे थे और पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ कारणों से बाहर था। और आप लोगों को जैसे ज्ञात है कि अब CTET ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अभी 2 दिन पहले, तो दिसंबर में उसके एग्ज़ाम है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, है ना। संविदा वर्ग 3 हो, CTET हो, सबका सिलेबस सेम है और हमें सब वही चीज़ें पढ़नी है। तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप मेहनत करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोग देखेंगे फलों के खाने योग्य भाग। ठीक है, फलों के खाने योग्य जो भाग हैं तो उसमें सबसे नंबर 1 पे देखिए आप, लिखा हुआ लीची। ठीक है, लीची होती है तो लीची का जो भाग होता है एरिल। कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? लीची का एरिल वाला भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? एरिल वाला। तो लीची कैसी होती है? अड़ियल होती है। अड़ियल से एरिल निकल गया, अड़ियल एरिल, है ना। लीची एरिल। सेब, सेब को सेव भी कहते हैं और उससे हमने निकाल लिया शिव। तो शिव कहाँ पर बैठते हैं? पुष्पासन में, है ना। पुष्प, उनका आसन क्या है? पुष्पासन। शिव का पुष्पासन, पहले शिव क्या है? पुष्प के आसन में बैठते हैं और उसके बाद में वो पुष्पासन का क्या करते हैं? नाश भी कर देते हैं। इसलिए सेब से पुष्पासन और नाशपाती भी पुष्पासन। तो सेब का पुष्पासन वाला भाग खाते हैं और नाशपाती का हम लोग पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। फिर आम और पपीता, आम और पपीता का हम लोग क्या खाते हैं? आम और पपीता का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? मध्य फल भित्ति मुख्य रूप से, है ना। तो हम मध्य का जो भाग होता है मुख्य रूप से हम वही खाते हैं। ठीक, फिर एक मिनट ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया है। हाँ, आम और पपीता जो है मध्य फल भित्ति है ना। गेहूं और नारियल, गाड़ी कैसी होती है? भ्रूण 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 भ्रूण। तो वैसे ही गेहूं और नारियल जो है भ्रूणपोष और भ्रूण खाते हैं इसका। ठीक है, गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण, नारियल का भी भ्रूणपोष और भ्रूण, उस भाग को खाया जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको सब बता चुका हूं कि भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, बीजांड क्या होता है, बीजंडासन क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जब मैं आपको पुष्प के भाग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था। ठीक, तो गेहूं और नारियल का भ्रूणपोष है। मूंगफली, चना, सरसों, मटर, ये बीजपत्र और भ्रूण, है ना। मूंगफली, चना, सरसों, मटर मतलब जितनी भी जो फसलें हैं आपकी दलहनी फसलें हो गई, है ना, या तिलहनी फसलें जो हैं, जो दानेदार फसलें हो गई, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हो गए, उसका हम लोग मुख्य रूप से बीजपत्र और क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं। ठीक है, आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, तना, लहसुन, जिमीकंद, है ना, ये सब जो हैं ये तने के भाग हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था, है ना, जब तने का रूपांतरण पढ़े थे। तो कुल मिला के तने का ही रूपांतरण है आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, जिमीकंद, ये सारी चीज़ें तने का रूपांतरण। ठीक, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये सब क्या हैं? जड़ें हैं, है ना। तो इसका जड़ वाला भाग खाते हैं हम लोग। काजू और बेर, काजू बीजी, बेर बीजी, तो बीजी से बीजपत्र, है ना। काजू बीजी तो काजू बीजपत्र और बेर का भी बीजपत्र। फिर नारंगी, नारंगी में जूसी हेयर होते हैं, ऐसे बाल बाल टाइप के निकले होते हैं जिसको हम लोग चीत के खाते हैं। तो नारंगी के जूसी हेयर, नारंगी के जूसी हेयर, जूसी हेयर नारंगी, ऐसा करके याद कर लो। अनानास, परिदल, अनानास का हम लोग क्या खाते हैं? परिदल खाते हैं। परिदल मतलब, परिदल क्या होता है? परिदल कहने का मतलब हो गया उसकी पंखुड़ी जो रहती हैं, है ना, वो। तो अनानास का हम लोग क्या खाते हैं? परिदल। तो कैसे याद करेंगे? जो अन्ना बैठा है ना तमिलनाडु में, वो कौन से दल का है? वो परिदल का है, अन्ना का परिदल। तो अनानास परिदल। ठीक है, तो अनानास का हम परिदल वाला भाग खाते हैं। अमरूद, टमाटर, अंगूर, बैगन, ठीक है, तो इन सब का हम लोग क्या खाते हैं? फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं। क्या खाते हैं? फल भित्ति भी खाते हैं इसकी और बीजांडासन वाला भाग भी खाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है? फल भित्ति है, पूरा का पूरा हम लोग इसको खाते हैं और अंदर के जो बीज हैं उनको भी हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, ये बात है। फिर केला का हम लोग क्या खाते हैं? केला के जो मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, मतलब केले का हम लोग बाहर वाला हिस्सा भी खाते हैं और जो है फल भित्ति वाला हिस्सा भी हम लोग खाते हैं, है ना। अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, मतलब जो मध्य का भाग है और अंदर का भाग खाते हैं, और जो उसके छिलके से सटा हुआ भाग है उसको ऐसा करके नहीं खाते हम लोग कभी। ठीक है, तो केले की मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति खाते हैं। और यहाँ लिखा है लौंग और केसर। तो लौंग और केसर क्या है? एक प्रकार के फूल हैं
तो इसका ये पुष्पासन वाला भाग है, ठीक है, मतलब पुष्प वाला भाग है, हम इसका पुष्प खाते हैं। क्या खाते हैं? हम इसका पुष्प खाते हैं, ठीक है, यहाँ गलत लिखा गया था जब भी, है ना। तो जो लौंग और केसर होता है हम उसका पुष्प वाला भाग खाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि फलों के खाने योग्य भाग कौन से। इससे पहले मैंने आपको चित्र बना के बताया था कि बाह्य फल भित्ति कौन सी होती है, मध्य फल भित्ति किसको कहा जाता है और आंतरिक फल भित्ति कहा जाता है। जैसे मैंने एक आम का उसमें चित्र बनाया था, आप देखना पिछले वीडियो में, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पादपों में विषाणु जनित रोग, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो वायरस के कारण जो रोग होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। जैसे तंबाकू का मोजैक रोग। कौन सा रोग? तंबाकू का मोजैक रोग। एक किसके कारण होता है? टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीएमवी, ठीक है। तो आलू का मोजैक रोग होता है टीएमवी के कारण। आलू का मोजैक रोग होता है पोटैटो वायरस, ठीक है। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं, उसके आगे आप वायरस लगा दो, पोटैटो वायरस बन जाएगा, ठीक है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये बीमारी होती है काय में? बनाना में, मतलब केले में। तो बनाना वायरस जो होता है वो बंकी टॉप ऑफ बनाना का जो है उसका जिम्मेदार माना जाता है, ठीक। फिर पादपों में जीवाणु जनित रोग होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग जीवाणु कहते हैं, ठीक। तो आलू का जो सैथिल रोग होता है, आलू का सैथिल, शक्कर का उसमें ए की मात्रा और थिल, सैथिल रोग, ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। फिर दूसरा देखो यहाँ लिखा है ब्लैक आर्म, या इसको एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक आर्म रोग किससे संबंधित है? याद रखना है, कपास से संबंधित है। इसको एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। ये होता है जेंथोमोनास के कारण। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण। धान में एक रोग होता है अंगमारी। अंगमारी रोग जो होता है किस जीवाणु कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। फिर साइट्रस कैंकर, कैंकर यानी कैंसर होता है, साइट्रस कैंकर, ये रोग होता है जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री, है ना। गेहूं का टुंडू रोग भी होता है, ठीक, किसके कारण? जीवाणु के कारण। इसके जीवाणु का नाम मत लिखो, है ना, पर्याप्त है इतना। पादपों में कवक जनित रोग होते हैं। तो आलू का वाट रोग कवक के कारण होता है, आलू का अंगमारी रोग कवक के कारण होता है, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? वो ये भी होता है कवक के कारण, ठीक है। तो ये मैंने साफ साफ सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पादपों में होने वाले जो रोग हैं, है ना, पादपों में होने वाले रोग वो देख लीजिए आप लोग कौन कौन से रोग हैं, है ना, सॉरी, पादपों में होने वाले रोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है खैरा रोग। कौन सा रोग लिखा है? खैरा। खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से। खैरा, धान कैसा है? खैरा धान। धान कैसा? खैरा। खैर, धान की खैर नहीं है। अब काले धन वालों की क्या नहीं है? खैर। धन से निकल गया धान और खैर से हो गया खैरा रोग। तो काला धन किससे संबंधित है? मतलब जो है खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से। और धान में किस चीज़ की कमी के कारण जो है ये खैरा रोग होता है? वो जिंक की कमी से। और जिंक को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? Zn से, ठीक। फिर रस्ट रोग। रस्ट रोग कैसा होता है? रस्ट रोग गेहूं के कारण होता है। रस्ट, है ना, गेहूं खाओ तो रस्ट और फिर होता है कष्ट। तो ऐसा याद कर लो, रस्ट रोग है गेहूं के कारण होता है। वंची टॉप रोग जो होता है वो केला में होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखे थे वंची टॉप ऑफ बनाना देखे थे, वही रोग है। वंची टॉप रोग होता है केला में। फिर मार्स रोग होता है मटर, वहाँ से मार्स और वहाँ से मटर, है ना। तो मार्स रोग किस में होता है? मटर में होता है। लाल सड़न या इसको रेड डॉट रोग भी कहते हैं, ये गन्ने में होता है, ठीक है, लाल सड़न रोग। फिर टिक्का रोग होता है, मूंग टिक्का। तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ब्लास्ट रोग होता है धान में। तो धान कैसा हो जाता है? कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, तो ब्लास्ट रोग होता है धान में। फिर हरित बाली बाजरा, बाली काला वाली हरित बाली बाजरा, ठीक है, बाली काने पहनते हैं ना, हरित बाली बाजरा। फिर ब्लैक हेट रोग। ब्लैक हेट रोग काय में होता है? आलू में होता है। ब्लैक हेट, आलू ने कौन सी काली टोपी पहन ली है? ब्लैक हेट रोग, है ना। फिर अग्नि निर्जा रोग। अग्नि यानी अग्नि कैसी होती है? लाल, अग्नि निर्जा। और तो सेब भी कैसा होता है? लाल। अग्नि निर्जा रोग किस में होता है? सेब में होता है, ठीक है। ऐसा कुछ आप ट्रिक लगा के याद कर लो। डाई बैंक, है ना, डाई बैंक रोग होता है नींबू में। डाई बैंक किसके कारण होता है? कॉपर की कमी से नींबू में होने वाला एक प्रकार का रोग है। फिर निक्रोसिस होता है आंवला में। कोटर स्पॉट, है ना, ये होता है गाजर में। कटर के हम लोग क्या खाते हैं? गाजर खाता है। कौन खाता है? हम नहीं, खरगोश। कटर के गाजर कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। वाइट बड
जो रोग होता है, बड यानी होता है कली, वाइट यानी सफ़ेद, सफ़ेद जो कली जो रोग जो है वो है मक्का से रिलेटेड, मक्का मतलब भुट्टे से संबंधित है ना। हर रॉट रोग होता है, हर रॉट रोग होता है, हर रॉट रोग होता है चुकंदर में, ठीक है। फिर ब्राउनिंग रोग का संबंध है फूलगोभी से, तो हम कैसे याद करेंगे हर रॉट रोग, तो हर रात क्या खाना चाहिए, चुकंदर, रॉट को हमने रात बना लिया, हर रात चुकंदर खाना चाहिए। फिर ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग रोग किस में होता है, फूलगोभी में होता है। टुंडू रोग गेहूं में होता है, ढीला कंठ रोग गेहूं में होता है, लिटिल लिप आम में होता है और ये जैडन की कमी से होता है। लिटिल लिप रोग किस में होता है, आम में होता है जैडन की कमी से, और लिटिल लिप रोग होता है नींबू में कॉपर की कमी से। देखो लिटिल लिप अगर आम में हो रहा है तो जिंक की कमी से होगा, और लिटिल लिप अगर नींबू में हो रहा है तो कॉपर की कमी से होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। फिर विपटेल रोग होता है, विपटेल रोग जो है वो होता है आपका फूल गोभी में, काय में, फूल गोभी में, और किसकी कमी से होता है, मॉलिब्लेडनम से, एमबी, मॉलिब्लेडनम मतलब एमबी है ना। ग्रीन ईयर, इरगॉट और स्मट रोग, कौन सा, ग्रीन ईयर, इरगॉट, ईरगॉट और स्मट, आधा श आधा म और ट, स्मट रोग ये बाजरा में होता है, ठीक है। इरगॉट रोग राई में भी होता है। ब्राउन लीफ, ब्राउन लीफ रोग किस में होता है, धान में होता है। स्टेम गॉल, स्टेम गॉल धनिया में होता है। झलसा रोग, झलसा रोग होता है अरहर में। और पाउडरी मिल्ड्यू ये रोग भी होता है गेहूं में। फिर लाल किट रोग होता है चाय में, लाल किट मतलब वही लाल सड़न है ना, ये लाल किट है असल में, लाल किट चाय में होता है, और जो लाल सड़न रोग होता है वो गन्ने में होता है, ठीक है। लाल किट रोग जो है वो है चाय में, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर कुछ वर्णक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं पेड़ पौधों को, है ना, या उसमें तीखेपन का कारण होते हैं, तो वही रंग प्रदान करना और तीखेपन का जो कारण जो जो वर्णक हैं, कौन कौन से वर्णक हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर का जो रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन नाम के वर्णक के कारण, ठीक है। टमाटर किसके कारण लाल होता है, लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण। फिर गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। गाजर और सेब का जो लाल रंग है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, गाजर और सेब का जो लाल रंग है, ठीक है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। करेले का जो कड़वापन होता है वो मेमोरडिकोसाइट के कारण होता है, करेले का कड़वापन होता है मेमोरडिकोसाइट, है ना। मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। फिर मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्सेसिन है ना के कारण होता है। खीरे का जो कड़वापन होता है, जो खीरा होता है उसका कड़वापन होता है कुकरबिटेसिन, है ना, कुकरबिटेसिन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग होता है केसिन के कारण, है ना। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो लैक्टोज नाम का शर्करा, मतलब जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्या पाया जाता है उसमें, कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, लैक्टोज नाम की, है ना। तो जो लैक्टोज नाम की जो शर्करा होती है उसी के कारण जो है दूध में मीठापन पाया जाता है ना। जो दूध थोड़ा सा मीठा आपको समझ में आता है कि मीठा लगता है स्वाद में, तो वो शर्करा के कारण है। और कौन सी शर्करा है दूध में, लैक्टोज शर्करा है, ठीक। फिर पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है, पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। आलू का जो हरा रंग है वो सोलेनिन के कारण होता है। आंवले का जो कसैलापन है, जो आंवला होता है उसका जो थोड़ा सा जो स्वाद है वो कसैला टाइप का होता है, वो टैनिन के कारण होता है। फिर मूली का जो तीखापन होता है, मूली जो होती है वो उसका जो तीखापन है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, काय के कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण। हल्दी का जो पीला रंग होता है कुरकुरेमीन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कुरकुमीन, कौन सा मीन, कुरकुमीन। हल्दी के जो कुरकुरे बनते हैं कैसे होते हैं, पीले से होते हैं ना, तो हल्दी पीला और उससे कुरकुरेमीन, ठीक, ऐसा याद कर लो। सिर के बाल, नाखून, सिंग और खुर, उसमें क्या पाया जाता है, सिर के बाल हो, नाखून हो, सिंग हो, या जानवरों के जो पैरों के जो खुर होते हैं वो किरेटिन के बने होते हैं। याद रखना, मिलाना मत, कैरोटीन गाजर के नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी है और किरेटिन जो है सिर, बाल, नाखून, सिंग और खुर में पाया जाता है, ठीक है। ये कैरोटीन है और ये किरेटिन है, मिलाना मत दोनों को। पपीता का पीला रंग और गाजर का जो पीला रंग है वो जेंथोफिल के कारण पाया जाता है। कौन से वर्णक के कारण पाया जाता है, जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण पाया जाता है, ठीक है। दूध का जो पीला रंग है वो किस कारण पाया जाता है, दूध का पीला रंग जो है वो बीटा कैरोटीन के कारण पाया जाता है, ठीक है। फिर चुकंदर का, देखो मैंने थोड़ा सा जगह नहीं थी, मैंने इधर लिख दिया है, चुकंदर का जो लाल रंग है वो विटामिन के कारण पाया जाता है, चुकंदर का जो लाल रंग है विटामिन के कारण पाया जाता है। तेल का जो पीला रंग है, तेल जो होता है हल्का सा पीला, आपको समझ में आएगा कि उसका रंग हल्का पीला दिखता है ना,
तो उसके पीलेपन का कारण है एलिल आइसोसाइनेट। क्या? एलिल आइसोसाइनेट। और प्याज की जो गंध आती है वो सल्फर और सल्फर के कुछ यौगिक के कारण वो आती है। तो मुख्य उसमें घटक क्या है प्याज की गंध का कारण? सल्फर और सल्फर के यौगिक। और हम लोग बात करें जो लहसुन की गंध आती है वो भी सल्फर के कारण आती है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो प्याज और लहसुन की जो गंध आती है वो उसमें उपस्थित सल्फर की मात्रा के कारण आती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रंग देने वाले पौधे और प्रोटीन प्रदान करने वाले पौधे, है ना। तो रंग देने में कौन आएगा? हल्दी भी रंग देती है, शादी में लगाया जाता है हल्दी। फिर जो नील होता है वो भी रंग देता है ना। 3 कठिया पद्धति जब गांधी जी ने शुरू की थी 1917 में। ठीक है, फिर केसर, फिर कत्था और कुसुम, ये सब के सब क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना एक विशिष्ट रंग होता है, जैसे हल्दी पीली होती है, नील नीले कलर का होता है। फिर देखो प्रोटीन वाले, प्रोटीन कौन कौन देगा? मशरूम भी प्रोटीन देगा, सोयाबीन भी प्रोटीन देगा, दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, अंडे में भी प्रोटीन है और मांस में भी प्रोटीन है। ठीक है, और जो मछली का तेल है उसमें भी जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो सर्वाधिक प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। मतलब सर्वाधिक जो है प्रोटीन किसमें संचित रहती है? वो आपके सोयाबीन में संचित रहती है। ठीक, फिर हम लोग देख लेते हैं पादप और उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पादप और उनके अम्ल, तो नींबू, मौसम्बी, संतरा, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए खट्टे होते हैं। ठीक है, इमली और अंगूर, इमली और अंगूर में पाया जाता है टारटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, घास, जो घास होती है, दूब घास होती है, उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक, फिर सिरका जो होता है, सिरका आप जानते हो ना, सिरका जो होता है, और जो फलों के रस होते हैं, सिरके में और फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चाहे सिरका हो चाहे एसिटिक अम्ल हो, सिरका हो चाहे फलों का जो रस है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर जो समुद्री शैवाल होती है, जो समुद्री शैवाल है उसमें क्यूसिनिक क्या पाया जाता है? क्यूसिनिक एल्जिलिक अम्ल, क्यूसिनिक एल्जिलिक अम्ल, है ना। तो इसको याद रखेंगे, समुद्री शैवाल में पाया जाता है। जो सेब होता है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, जो सेब हम लोग खाते हैं एप्पल, उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और जो सॉरेल का वृक्ष होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है ना। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। गन्ना में ग्लाइकोइन अम्ल पाया जाता है, गन्ना में ग्लाइकोइन अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ग्लाकोइन अम्ल पाया जाता है। ठीक, फिर चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। और जो चावल होता है, चावल में पेंटाथोनिक अम्ल पाया जाता है, मतलब विटामिन B5 का जो नाम है वो पेंटाथोनिक अम्ल ही है। तो चावल मतलब धान में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका पेंटाथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हमने देख लिया फलों के खाने योग्य कौन कौन से भाग हैं, और विषाणु, जीवाणु और कवक से कौन कौन से रोग पादपों में होते हैं। फिर पादपों में होने वाले रोगों के हमने नाम देख लिए और किसकी कमी से होते हैं वो भी हमने लगभग देख लिया। फिर पादपों में जो रंग और तीखेपन के कारण कौन से वर्णक के कारण पाया जाता है तो वो भी हमने देख लिया, है ना। फिर रंग देने वाले कौन है, प्रोटीन देने वाले पादप कौन है, फिर पादप और उसमें जो अम्ल होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पादप गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है गुणों को लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब माता पिता से उनकी संतति में जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो प्याज होते हैं, प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। तो कैसे याद करेंगे? प्याज का बना लिए छोला, तो 16 से छोला निकल गया। ठीक है, टमाटर 24, टमाटर में कितने पाए जाते हैं? टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टमाटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24। तो 24 से कैसे याद रखेंगे, है ना। तो 24 से निकाल लिया हमने 24, 24 से क्या निकाल लिया हमने? 24। तो टमाटर कौन खाएगा? 24, और चावल खाएगा 24। तो टमाटर कौन खाएगा? 24, और चावल कौन खाएगा? 24। अब जो गाजर है, आम कितने रुपए किलो है? 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो आम। तो
तो डायरेक्ट याद कर लो, आम 40 रुपए किलो। गाजर जो है 18, गाजर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 18। कितने गाजर थे? 18 गाजर थे, ठीक है। लहसुन, लहसुन में भी 16, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है एक ही कुल के हैं, तो दोनों के गुणसूत्र भी लगभग समान है। गेहूं, चावल का जस्ट उल्टा हो गया, कौन? गेहूं। अगर चावल के 24 है तो गेहूं का संख्या पलट दो तो 42 बन जाएगा। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र है? 42 गुणसूत्र। देखो चावल के 24 हैं, संख्या पलटो तो 42 गुणसूत्र गेहूं के हो जाते हैं। फिर तंबाकू, तंबाकू और आलू, तंबाकू आलू, जिसमें ऊ की मात्रा लास्ट में आए वो क्या होगा? अड़ता सड़ता आलू, 48 से अड़ता, अड़ता सड़ता आलू, अड़ता सड़ता तंबाकू, ऐसा याद कर लो। फिर पपीता, तो गाजर और पपीता जो है दोनों में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं, गाजर और पपीता, ठीक है। फिर मटर, मटर जो है 14, है ना। मटर कितने हैं? 14 गुणसूत्र। मक्के में जो 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कॉफी में 44 गुणसूत्र, कपास में 52 गुणसूत्र, सूरजमुखी में 34, आलू में 48, जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। मक्का में 20 हो गया है, मटर में 14 है, कॉफी में 44 है, कपास में 52 है, सूरजमुखी में 34, आलू में 48, सेब में 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। सेब में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 34। गन्ने में 80, तो गन्ना कैसा होता है? अच्छा, अच्छी, गन्ना अच्छी, अच्छी से 80 निकाल लो। फिर चाय में 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गाजर और आपका पपीता और गोभी, गाजर पपीता गोभी, गाजर पपीता गोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जौ में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो फफूंद होती है, जो कवक होती है, उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको मैंने एक साथ एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की है ना। इतना एक साथ एक ही जगह पर आपको किसी भी अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट हम चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। पेपर 19, 20 या 21, 22 भी हो गया तो हम जो है एग्ज़ाम में पूरे पेपर को हैंडल करने की ताकत रखेंगे, ठीक है। हम ऐसा पढ़ के जाएंगे और ऐसा पढ़ा के जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहो। CTET मैं क्लियर करवाऊँगा आपकी, ठीक है। ये चैलेंज है, मैं खुद का भी क्लियर करवाऊंगा और आपका भी करवाऊंगा, ठीक है। बस आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी फायदा मिलेगा और मुझे भी फायदा मिलेगा उसका, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, लगभग आज ये इस चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया, है ना। कल कुछ चीज़ें और बची हुई है तो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। 2-4 चीज़ें इसमें बची हुई हैं, तो कल ये लास्ट इसका जो है फाइनल वीडियो होगा और इसके बाद में टॉपिक खत्म हो जाएगा। परसों से फिर हम नए टॉपिक पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।